हेलो बच्चे, आज हमारा लोग का फिजिक्स का क्लास 12 का थर्ड क्लास होगा जो उनकी हम लोग पहला लेसन कर रहे थे। ठीक है तो चलिए आज से क्लास थर्ड का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास थर्ड देख लें आज इसमें क्या क्या हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा कि ये दो बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है, दो प्रकार का होता है। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल। वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे सजातीय आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण होता है या प्रतिकर्षण बल होता है। लगने वाला बल प्रतिकर्षण होता है। मतलब ये सजातीय हैं या हम लिख दें समजातीय लिख दें। चलिए सजातीय रहने दीजिए। सजातीय आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे विजातीय आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण होता है। विजातीय आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण होता है। ठीक, चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप एक बात ये बताइए, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इधर समझिए आप लोग, इधर देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सदैव हम लोग जानते हैं कि आकर्षण होता है। कैसा होता है? आकर्षण। मतलब ये तो कोई पिंड ऊपर से नीचे मतलब फेंकी जाएगी, ऊपर फेंकी जाएगी तो सदैव कहाँ गिरेगी? नीचे गिरेगी। क्यों? क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पृथ्वी सदैव अपनी ओर खींचती है। हमने ये देखा कि ऐसा नहीं होता है कि यदि हम कोई वस्तु फेंके तो उसमें आकर्षण के अलावा प्रतिकर्षण लगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द्रव्यमान के कारण होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो सिर्फ केवल द्रव्यमान मास के कारण लगता है। और जो द्रव्यमान होता है सदैव कैसा होता है? धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक। यानी द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है, इसीलिए उसके कारण जो लगने वाला बल है वो भी सदैव एक ही प्रकार का होगा, सदैव आकर्षण ही होगा। ठीक, लेकिन आवेश क्या होता है? एक तो पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। अब आवेश की दो प्रकृति है, एक तो धनात्मक, दूसरा क्या है? ऋणात्मक। जब ऐसा होगा कि आवेश दो प्रकार का होगा तो लगने वाला बल कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। बोलो। ठीक, तो अभी देखिए, ये आवेश की प्रकृति दो तरह से होती है तो इन पर लगने वाला बल दो प्रकार का होगा। अब यदि बल दो प्रकार का है तो क्या हो सकता है? या तो बुला लीजिए तो भेज दीजिए, मतलब या तो आकर्षित कर लीजिए या तो प्रतिकर्षित कर लीजिए। अब आकर्षित कब होगा, प्रतिकर्षित कब होगा? सुनिए, हमने पहला पॉइंट लिखाया, ये दो धनात्मक सजातीय आवेश, सजातीय मतलब एक ही जाति के हों, उनकी जात बिरादरी सब क्या हो? समान। मतलब यदि वो धनावेशित है तो धनावेशित ही रहें। ई है, ऐसा नहीं कि एक कूलाम है तो 5 कूलाम ना हो। जैसे मान लीजिए 1 कूलाम है, हमने कहा यहाँ पर 5 कूलाम है, क्या बताइए अब भी प्रतिकर्षण बल लगेगा? तो बिल्कुल लगेगा। क्यों? क्योंकि इनकी मात्रा अलग है। इनकी मात्रा, इनकी क्वांटिटी, परिमाण अलग है, इनकी मैग्नीट्यूड अलग है, लेकिन इनकी प्रकृति जो है, इनका नेचर सेम है। इसीलिए इन पर कैसा बल लगेगा? सदैव एक ही प्रकार का बल लगेगा। और भी कैसा होगा? प्रतिकर्षण होगा कि आकर्षण, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो कह दिया जाता है कि ये दो धनात्मक आवेश हैं तो आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। ये पूछा जाए कि क्यों करते हैं तो कहा जाता है कि नमक नमक से खाया नहीं जा सकता, मतलब एक ही प्रकार का है तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं है।
एक नमक नमक से खाया नहीं जा सकता तो नमक नमक के पास रखा रहता है, क्यों नहीं उनके पैकेट उठ कर भागने लगते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। फिर इसमें होता क्या है, आवेश बनाता क्या है, वैद्युत क्षेत्र बनाने के लिए उसका कुछ प्रभाव होता है, उसकी कुछ किरणें होती हैं, होता है ना, और भी निकलती हैं, क्योंकि धनावेश से परिमाण क्या होता है, निकलता है। अब जब इससे कुछ बल रेखाएं निकलेंगी चारों तरफ, इससे कुछ बल रेखाएं चारों तरफ अपने निकलेंगी, निकलेंगी नहीं निकलेंगी, बोलो, निकलेंगी, और इससे भी निकलेंगी, और जब इससे निकलेंगी दोनों सबसे बल रेखाएं क्या होंगी, निकलेंगी, क्योंकि धन आवेशित से वैद्युत बल रेखाएं सदैव निकलती हैं, और ऋणावेशित में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, आपको आगे बताया जाएगा। तो जब दोनों बल रेखाएं निकलेंगी तो आपस में कैसा बल लगाएंगी, लग रहा है ना कि जब दोनों टकराएंगी तो आपस में रिपल्स फोर्स लगाएंगी। तो ये दो बल रेखाएं आपस में, मतलब एक ही प्रकार की बल रेखाएं हैं, तो वो कैसा बल लगाएंगी, सॉरी एक ही प्रकार की आवेश हैं तो दोनों प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब निगेटिव देखिए, अच्छा एक मान लीजिए माइनस हो जाए तो सवाल ये उठता है कि माइनस एक प्लस एक माइनस, तो जो बल रेखाएं धनावेश से निकलेंगी, ऋणावेश चाहेगा कि हमारे अंदर प्रवेश करें, तो प्रवेश कब करेंगी ये बल रेखाएं, मान लीजिए एक बल रेखा प्रवेश कर रही थी तो इसमें बल रेखाएं प्रवेश करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, प्रवेश, अंदर जाए। तो अंदर कब जाएगी, जब ये बल रेखा ऐसे जाएगी अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो ये क्या चाहेगा कि हो अधिक से अधिक बल रेखाएं हमारे अंदर प्रवेश करे, तो ये सोचेगा हम इनके अधिक से अधिक इनके समीप जाएं, तभी तो होगा। तो जब दो प्रकार का बल होगा, इनकी प्रकृति अलग अलग होगी, तो इसमें कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और वही हमने लिखाया है कि विजातीय आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण होता है, लेकिन सजातीय आवेशों मतलब एक ही जात के, एक ही प्रकृति के, एक ही नेचर के आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, क्लियर। ये तो था हमारा आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब ये बल कितना लगेगा, इसकी दिशा क्या होगी, ये जब कूलाम का नियम हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्लास हमारा 4th लगभग होगा उसका, तब बताया जाएगा। ठीक, चलिए इतना नोट हो गया, नोट कर लीजिए। इसको नहीं नोट करना है, केवल आपको दो चीज तो केवल समझने के लिए था, नोट है, ओके। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा हेडिंग है, और ये आपके समझ लीजिए यूपी बोर्ड या कंपटीशन लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। वो हेडिंग क्या है, हेडिंग है आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अगला हेडिंग लगा लीजिए, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। पहला पॉइंट बताइए, यदि कभी ऐसा होता है हम चाहें कि क्या अकेला प्लस एक आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, धनात्मक आवेश अकेला उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने सोचा इस मार्कर को इस मार्कर से रगड़ें, तो जब इसको घर्षण कराएंगे तो मतलब क्या होगा, एक का द्रव्यमान घटेगा तो दूसरे में बढ़ेगा, मतलब एक धन आवेशित होगा उसके साथ साथ क्या होगा, ऋणावेशित उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं है केवल धन आवेशित उत्पन्न हो जाए एक ना उत्पन्न हो जाए। ठीक है, या ये मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है और इसके बगल में एक बॉडी लेकर आए और हम दोनों को आपस में रगड़ रहे हैं, तो भाई जब इनसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इनमें क्या होगा, जाएगा या नहीं जाएगा, तो एक धन आवेशित हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा ना। तो आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्लियर, क्लियर हुआ। ठीक, तो आवेश, अच्छा एक हम ये पूछा जाए कि क्या दो आवेश उत्पन्न, हाँ दो आवेश उत्पन्न होंगे, आवेशों के युग्म उत्पन्न किए ही जाते हैं। आवेश का जो जोड़ा होगा, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक या एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, तो वहां उनको हम उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन हम ये पूछें कि क्या एक सिंगल आवेश, एक सिंगल क्वांटिटी हमारी उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, या तो केवल प्लस और या तो माइनस उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो लिखिए आवेश, पहला पॉइंट इसमें लिख लेंगे, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, और
ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ठीक, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। इसको समझिए, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक, अब हम ये चाहते हैं कि उसमें आवेश, एक आवेश उत्पन्न हो जाए प्लस, तो हम उसको धनावेश देंगे तो एक दूसरे में क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। इसीलिए ये बताया गया कि एक सिंगल आवेश की केवल बात हो रही है, केवल आवेश कहा गया है, आवेश का युग्म नहीं कहा गया है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर है? अब वो बॉडी चाहे चालक हो, चाहे कुचालक हो, चाहे अर्धचालक हो, तरीके अलग अलग हैं, उनमें चलने की तरीके अलग अलग हैं। जैसे किसी में आवेश तेजी से चलेगा, किसी में बिल्कुल नहीं चलेगा, किसी में कम चलेगा। ठीक है, तो ये बात अलग की है। लेकिन जो यहाँ पर बताया गया कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर वन बॉडी टू अदर बॉडी, जो हमारा आवेश होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। क्लियर? चलिए, इसमें हम एक पॉइंट ये लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि किसी विलगित निकाय का, विलगित मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, कुचालक पदार्थ का समस्त आवेश नियत रहता है, या चालक भी होगा तो उसका टोटल आवेश क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा, नियत रहेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी थी, हमने कहा कि ये चालक है। क्या है? चालक है। या पहले कुचालक की बात कर लें, नॉन कंडक्टिंग की बात कर लें। अब हमने इसको धनावेशित दे दिया, तो हम इसको जब आवेशित करेंगे तो आवेश क्या होगा, इसमें स्थिर रह जाएगा। अब ये जितना आवेश है उतना ही रहेगा, चाहे उसको क्या कर सकते हैं कि इसको जैसे मान लीजिए सिस्टम है और इसमें तमाम आवेश दिया, अब इसको हम कस के हिलाएं, खूब कस के रगड़ें, और हिलाने के बाद पता लगा यहाँ रख दिए, और हम पूछे मान लीजिए पहले 10 कूलाम का आवेश था, अब कितना हो जाएगा? तो अब भी तो 10 ही कूलाम का रहेगा ना, बोलो, क्योंकि टोटल आवेश क्या होगा, नियत रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये नहीं कहा है कि हम तार लगाकर आवेश को भेज रहे हैं। हम ऐसा तो कह नहीं रहे कि भैया इसको या तो निकाल लीजिए आवेश को, या तो भेज दीजिए। बोलो, तो आवेश जितना रहेगा उतने तो नियत रहेगा। अब चाहे उसको जितना हिला लीजिए, मान लीजिए कोई 2 लीटर का आप डब्बा लीजिए, कोई उस बॉक्स लीजिए और उसमें आप पानी भर लीजिए और उसको बंद कर दीजिए, एक भी पानी लीक ना होने के पाए। उसके बाद क्या करिए, उस डब्बे को पानी भर के कस के हिलाइए, खूब बढ़िया से हिलाइए, जितना हिला पाइए उतना हिलाइए, और उसके बाद देखेंगे क्या होगा, क्या पानी कम हो जाएगा? उतना ही तो रहेगा ना, क्योंकि वो क्या है, आप उसको बंद कर दे हैं, कंजर्व है, नियत है। तो ऐसे आवेश भी होता है। तो लिखिए, किसी विलगित निकाय का, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग इसी वक्त दिखा दे रहे हैं आपको। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होता है? कंजर्व रहता है, नियत रहता है। मतलब एक सिस्टम है तो उसका समस्त आवेश क्या होगा? नियत रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने कहें कि एक ये बॉडी है, ठीक, इस पर +3 कूलाम आवेश है, यहाँ पर -2 कूलाम और यहाँ पर +8 कूलाम का आवेश है। इसको हमने खूब हिलाया, जितना इसको अगर हिला पाए, इधर उधर किया, उसके बाद हमने देखा कि ये बॉडी कुछ ऐसी बन गई हमारी। ठीक, हमने कहा यहाँ पर X कूलाम आवेश है,
अब माइनस है या प्लस उसका पता नहीं है। यहाँ पर 3 माइनस या प्लस 3 कूलाम का आवेश है और इधर -6 कूलाम का आवेश है। सॉरी कूलाम सब हमने क्यों लिख डाला, ये गजब कर डाला, क्यों कुल लिख डाला। हाँ ठीक। अब देखिए जितना आवेश ये है उतना आवेश ये रहेगा, क्योंकि आवेश संरक्षण क्या कहता है कि दोनों तरफ क्या होगा, आवेश संरक्षित रहेगा, नियत रहेगा। यदि आवेश दोनों तरफ नियत रहेगा तो इसका कुल आवेश मान लीजिए Q1 है, इसका कुल आवेश Q2, तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर। अब इसका कुल आवेश जोड़िए 3 कूलाम +3, उसके बाद -2, फिर यहाँ पर +8 बराबर, यहाँ पर कितना है x और यहाँ पर 3, यहाँ पर -6। हमें ये पूछा है कि x का मान क्या होगा, x का क्वेश्चन मार्क होगा, फिर ऐसा हम लगाएंगे। ठीक है। तब देखिए 3 से 3 मर गया, 6 को इधर लाएंगे तो बचेगा 6 + 6 = x, मतलब x = +12 कूलाम का आवेश होगा। मतलब जो ये अपना x होगा वो कितने कूलाम का आवेश होगा, 12 कूलाम का आवेश होगा। इस तरह से भी सवाल हमारे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हल्के फुल्के क्वेश्चन बनाए जाते हैं बोर्ड लेवल पर कि ये सिस्टम दिया जाएगा, उसमें कुछ आवेश है, दूसरा सिस्टम है उसमें कुछ आवेश है, और पूछा जाएगा कि इसमें आवेश x का मान बताइए, y का मान, कोई अननोन क्वांटिटी रख देंगे, कोई तो उनका वैल्यू पूछ सकता है हम लोग से। ठीक है, चलिए इनको उतार लीजिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला हेडिंग और इंटरेस्टेड होने वाला है। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए, आवेश का क्वांटम प्रकृति। आवेश का क्वांटम प्रकृति। चलिए इसका देखते हैं, आवेश का क्वांटम प्रकृति क्या होता है, ये होता क्या है। तो आप ये बताइए कि जब कभी हम कोई बॉडी को आवेशित करते हैं तो क्या कहते हैं, इस पर आवेश आ गया। अब आवेश कितना आ गया, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, ऐसे तो कहते हैं, या 1000 कूलाम, 2000 कूलाम, ऐसा तो नहीं कहते कि 1.5 कूलाम आ गया है, कि कहते हैं। मतलब जो आवेश है, किसी वस्तु को आवेश जब करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं, एज अ पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर के रूप में होते हैं, ये रेशनल नंबर परमीय के रूप में नहीं होते। ठीक है, तो क्वांटम प्रकृति से यही मालूम चलता है, यही बता रहा है कि यदि किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण रूप से इंटीजर के रूप में, पूर्णांक के रूप में होती है, ना कि परमीय के रूप में, बटा में नहीं होती है। 4 कूलाम, 10 कूलाम, 1000 कूलाम, 15000 कूलाम, 2000 कूलाम ऐसे होगा, ना कि 1.5, 2, पौने, साढ़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, पूछा जाए भैया आपके कितने बच्चे हैं, तो ऐसा तो कोई कहेगा नहीं कि 1.5 बच्चे हैं, कि कहेगा है, क्या कहेगा, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या तो दर्जन पूरा है, दर्जन पूरा कहेगा तो 12 मान लेंगे। बोलो आधा दर्जन की बात करेगा तो 6, लेकिन ऐसा तो है नहीं कहेगा भैया 6.5 हैं, ऐसा कह सकता है। हाँ 12.5 दर्जन है, बात सही है, मतलब 18 लोग हैं, इस बात सही है, लेकिन 12.5 लोग हैं, ये बात नहीं सही है। ठीक है, तो आवेश जो होता है ये वैद्युत आवेश को निश्चित रूप में या अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप में या अनिश्चित पूर्णांक में विभाजित नहीं किया जा सकता है। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी यदि कहीं पर कोई बॉडी को हम आवेशित करते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि उस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 है, मतलब 3/2 है, 5/2 है, ऐसा नहीं कह सकते। तो वही हमने लिखा है कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। यह गुण, मतलब एक आवेश का एक गुण है, क्वालिटी है
कि उसको पूरा नंबर में होना चाहिए, पूर्ण इंटीजर के रूप में होना चाहिए। और यही क्वालिटी, वैद्युत आवेश का यही गुण क्वांटीकरण या परमाणुकता कहलाते हैं। क्या कहलाता है? क्वांटीकरण या परमाणुकता। तो आवेश के इस गुण को, आवेश के इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को, कौन से गुण को? सीधा सीधा नंबर में होने वाले गुण को, इस गुण को क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, ये हमारा था आवेश का क्वांटम प्रकृति। अब देखिए हमारा मूल आवेश क्या है? सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन माना जाता है, वैसे और होते हैं, आप पढ़ाए जाएंगे। तो मूल आवेश इलेक्ट्रॉन हो तो जो हमारा आवेश होगा वो Ne के रूप में होगा, Ne होगा। N क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी इंटीजर केवल कहेंगे, पॉजिटिव कहना गलत है। ये नेगेटिव, ये क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या है? आवेश है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यानी K इक्वल टू N इंटू E, where N is the positive integer or negative integer, but E is the fundamental quantity. Charge of electron is equal to 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्लियर? अब देखिए तो ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो Q इक्वल टू हो सकता है प्लस माइनस Ne, प्लस माइनस Ne। जैसे हम इसको लिखना ही चाहें तो हम कह देंगे किसी बॉडी पर प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्लस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। प्लस लगाने का मतलब उस पर आवेश जुड़ा है, माइनस लगाने का मतलब निकला हुआ है। ठीक है, केवल प्लस माइनस ये दर्शा रहा है कि प्लस 5 इलेक्ट्रॉन आया है, कि मतलब प्लस बताएगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है, और माइनस बताएगा कि इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से हो सकता है। यही हमारा क्वांटीकरण या क्वांटम प्रकृति होती है। ठीक है, अगला हेडिंग हमारा होगा कि मान लीजिए कोई बॉडी है, हम पूछे इसको आवेशित कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कितने तरीके हैं? बोलो, कितनी विधियां हैं आवेशित करने को? ठीक, तो किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि। अगला हेडिंग लगा लीजिए, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि। किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि। चलिए पहला हेडिंग, पहला पॉइंट डालिए, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि। चालन द्वारा, चालन द्वारा, बाय कंडक्शन, या डायरेक्ट, इसको बोलते हैं। चालन द्वारा क्या होगा? तो पहले इसको समझिए, ये तो पहले लिख लीजिए। यदि किसी आवेश रहित वस्तु को आवेशित वस्तु के या आवेशित वस्तु से जोड़ देते हैं तो आवेश रहित वस्तु पर उसी प्रकृति का
आवेश आ जाता है। क्या हो जाता है? आवेश आ जाता है। आवेश आ जाता है या प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस विधि को आवेशन की यह विधि, आवेशन की यह विधि चालन विधि कहलाती है। चालन विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? चालन विधि कहलाती है। ठीक, चलिए इसको समझ लीजिए थोड़ा। यदि किसी आवेश रहित वस्तु को आवेशित वस्तु से जोड़ देते हैं तो आवेश रहित वस्तु पर उसी प्रकृति का आवेश आ जाता है। आवेशन की ये जो ये प्रोसेस होता है, ये तरीका होता है, इसी को हम कहते हैं चालन विधि या डायरेक्ट या कंडक्टर विधि। ठीक है, अब इसको समझिए। जिससे मान लीजिए एक कोई बॉडी ये है, ठीक, मान लीजिए इस पर धनात्मक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक कोई बॉडी बी है। हम सोच रहे हैं इसको भी आवेशित कर दें, तो तरीका क्या होगा? या तो एक वायर लीजिए और इनको जोड़ दीजिए। अच्छा, जोड़ देंगे तो इन पर आवेश है और इन पर आवेश नहीं है, तो एक तार के माध्यम से हमने जोड़ दिया ना। और जब जोड़ देंगे तो हम ये देखेंगे कि आवेश जो है इधर से इधर की ओर गति करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर जब आवेश शून्य है तो इसका वोल्टेज हमारा लो होगा, इसका वोल्टेज हाई होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर चलता है, तो इस पर भी हमारा आवेश हो जाएगा। अब कैसा आवेश होगा? ये भी हमारा, इसमें कैसा आवेश आ जाएगा? धन आवेश। लेकिन हम ये देख लेंगे कि इस समय हमारे इस पर कोई चार्ज नहीं है, लिख देंगे नो चार्ज। उसके बाद हमने अगले प्रोसेस में क्या किया कि इस बॉडी के साथ में जो धनावेशित बॉडी थी, ठीक, मान लेते हैं इस पर क्यू कूलाम का आवेश था, इसको हमने एक तार के माध्यम से बी बॉडी से क्या किया है? कनेक्ट कर दिया है। जब बी बॉडी से कनेक्ट करेंगे तो कुछ आवेश इस पर भी चला जाएगा, ठीक, और उसके बाद वायर को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो हमारा जो अगला प्रोसेस होगा ये होगा कि ये हो गया और इधर क्या हो गया? बी। ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज रह गया पर थोड़ा कम हो गया, ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज रह गया। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि पहले क्या था कि ये आवेशित नहीं था, इस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं था। आज क्या हो रहा है कि ये बॉडी चार्ज हो गई, क्योंकि इनके संपर्क में आने पर, इनसे जुड़ने पर, अब मान लीजिए वायर ना हो, अगर ये वायर ना हो तो इनको इनसे चिपका दीजिए, तब भी आवेश चला जाएगा। बोलो, लेकिन जाएगा कब? जब ये चालक हो, ये भी चालक हो, कुचालक ना हो। मान लीजिए कुचालक होगा और इससे टच कराएंगे तो आवेश इसमें तो चलेगा नहीं, इसको जबरदस्ती जितना आवेश दे देंगे उतना रखे रहेगा, इस कुचालक होगा तो ये चालक तार द्वारा जोड़ देंगे तो आवेश इधर से फ्लो करेगा, तो यहाँ पर कुछ आवेश चला जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि एक बॉडी हमारी आवेश नहीं था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, ये क्या थी? आवेश रहित थी, और इसको आवेशित वस्तु के साथ जोड़ने पर या उसके समीप उससे टच कराने पर हमारा ये देखा कि जो आवेश रहित था, मतलब जिस पर कोई आवेश नहीं था, उस पर भी उसी प्रकृति का आवेश हो गया है, उसी नेचर का आवेश आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन ये बनता है कि यदि सर क्यों आवेश इस पर था तो इस पर कितना आवेश हुआ, यदि क्यों आवेश इस पर था तो इस पर कितना आवेश होगा? तो सुनिए, चार्ज दोनों में आधा आधा बढ़ जाता है, लेकिन कब? जब उनका आकृति, आकार, प्रकृति सब क्या हो? समान हो। तो एक नोट पॉइंट लिखने वाली बात है, यदि दोनों वस्तुओं का आकार और प्राकृत या आकार आकृति, वही बात है कि ये आकार आकृति यार, और प्राकृत समान हो तो आवेश समान रूप से बंट जाते हैं। क्या होते हैं? बंट जाते हैं। मतलब
यदि इसका बॉडी कॉपर का था, ये भी कॉपर का हो, ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये होगा, तो जब क्यू आवेश इस पर होगा तो दोनों पर क्या होगा, क्यू क्यू हो जाएगा। मतलब यदि आवेश इस पर क्यू था तो इस पर क्या आ जाएगा, Q/2 प्लस Q/2। बाद में ये A पर बॉडी हो जाएगी, ये B पर हो जाएगी। ठीक है, इसको उतारिए, जल्दी उतारिए, फिर अगला पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, ये तो चालन विधि थी। अगला लीजिए इंडक्शन मेथड। कैसी विधि, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन बोले तो हिंदी में प्रेरण द्वारा, प्रेरण। किसके द्वारा, प्रेरण द्वारा। बाई इंडक्शन मेथड, बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा क्या होगा। चलिए थोड़ा इसको लिखते हैं। इसको समझ लीजिए थोड़ा पहले क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ये हम चाह रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि ये हमारा धनावेशित हो जाए, ऋणावेशित हो जाए। यदि इसको हम ऋणावेशित करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई बॉडी भी है, तो इसके समीप में, या मान लीजिए कोई बॉडी क्या है, ये हमारी कोई बॉडी है ये, और हम कहते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पर नो एनी चार्ज। ये इस समय चार्ज नहीं है, आवेशित नहीं है। हमने क्या किया कि ये वाली बॉडी के संपर्क में बी वाला लाया, तो हम कहेंगे संपर्क में नहीं लाए हैं, केवल इनके पास में लेकर आए। क्या किए, इनके, अब जैसे पास में लाएंगे इनके संगत का असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, संगत का असर पड़ेगा। संगत का बहुत फर्क पड़ता है भैया, ये समझ लीजिए आप। संगत का इतना फर्क पड़ता है कि जैसे मान लीजिए आप पूछे ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये 13, ये तो 13 हो सकता है 13, और या बी नहीं हो सकता है, हो सकता है बी भी हो सकता है, शॉर्टकट में लिख सकते हैं बी हो सकता है नहीं। तो देखिए यदि हम आगे ये लिख दे, इधर सी लिख दे, तो हम कहेंगे अब ये बी है। क्या है, बी। और यदि हमने यहाँ पर 11 लिख दिया, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमने 12 लिख दिया, यहाँ पर 14 लिख दिया, तो हम कहेंगे अब ये 13 लिखा है। क्या लिखा है, 13। मतलब इसकी वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है, इसके संगत वाले बता रहे हैं कि आप क्या बनेंगे। ऐसे आपके संगत बताता है कि आपकी वैल्यू क्या है, वरना केवल लोग आपके बारे में अंदाजे लगाते रहते हैं। ठीक है, यदि आपका संगत नहीं सही है, पकड़ नहीं सही है, तो केवल आपके बारे में गेस ही लगेगा आप क्या हैं। तो वही इसके जब से संगत में आया तो ये देखा कि इसमें हर एक पदार्थ में चालक और कुचालक मतलब परमाणु होते हैं। अब ये धनावेशित था, तो इसमें जितने इसके बगल के परमाणु थे, उन परमाणु में जितना धनावेश रहा, इसने कहा ऐसा है, अब आप हम आ गए हैं, आप दूर हट जाइए। तो इसके समस्त धनावेश को क्या किया, इसको यहां मूव करा दिया, और इलेक्ट्रॉन को इधर करा लिया, इलेक्ट्रॉन को इधर आकर्षित कर लिया, तो धनावेशित क्या हो गए, इधर चले गए धनावेश। वैसे धनावेश को भेजना थोड़ा हार्ड बात है, कठिन बात है, लेकिन पावर लगेगा ही तो जाएगा। अच्छा धनावेश से जल्दी पूछा जाए कि जल्दी कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन या मतलब प्रोटॉन, धनायन या ऋणायन। तो इलेक्ट्रॉन जो मतलब जो धनावेश होता है यानी प्रोटॉन होता है, वो जल्दी मूव मतलब जल्दी मूव नहीं करता इलेक्ट्रॉन की तुलना में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ये 9.1 × 10⁻31 kg होता है, और ये 1.67 × 10⁻27 kg होता है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान ज़्यादा है और इसका द्रव्यमान कम है, तो हम कहेंगे ये भैया थोड़े कम मूव करते हैं, बिल्कुल पड़े रहते हैं। जैसे एक धरती बोझ की तरह कोई आदमी हो, बिल्कुल पर्सनालिटी का है भी, मात्र 1.5-2 कुंटल का हो, तो वो जल्दी मूव नहीं करेगा जितना 50 किलो वाले करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो अब देखा कि ये धनावेशित हो गया। अब हम चाहते क्या है कि इसको हम पूरा निगेटिव बना दें। हमने क्या किया, इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया।
अब पृथ्वी से जैसे ले गए कनेक्ट किए, तैसे पृथ्वी कहती है हम आपकी कौन हैं, धरती माता हैं और तुम हमारे पुत्र हो। ठीक है, हम तुम्हें क्या देंगे, जैसे गाय कहती है हम गाय माता हम तुम्हें दूध देंगे, ऐसे धरती कह रही हम धरती माता हैं, हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन देंगे। क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि पृथ्वी को इलेक्ट्रॉनों का संग्रह कहते हैं। तो ये कहता है कोई आप इलेक्ट्रॉन देंगे माता जी तो मैं आपको प्रोटॉन दूंगा। क्या दूंगा, प्रोटॉन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाता है ये इसको आकर्षित करता है, प्रोटॉन बेचारे चल देते हैं, कह रहे हैं अब चल रहे हैं भैया, प्रोटॉन इधर जाते हैं। अब जैसे प्रोटॉन इधर गया तो हमने क्या किया, इस बॉडी को ऐसे संपर्क में लगाए रहेंगे, हटाएंगे नहीं, क्योंकि जब हटा देंगे तो ये आकर्षण का काम बंद हो जाएगा। तो ये बॉडी तो ऐसे थी। उसके बाद बी बॉडी जो है इन्हीं के संपर्क में रखी क्या हो गई, अरे धनावेश उधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इधर क्या होगा, ऋणात्मक ही हो जाएंगे ना। तो क्या कहा जाएगा कि ये पूरी तरह से क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। हमने ये देखा पहले कंडीशन में हमारी बॉडी पर कोई आवेश नहीं था और हम क्या किए, केवल जुगाड़ लगाया गया, जुगाड़ मतलब तरीका प्रोसेस लगाया गया कि समीप में लाएं, इसका जो आवेश था इसको प्लस वाले को प्रतिकर्षित किया, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किया। इस पॉजिटिव को हटाने के लिए इसको पृथ्वी से अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया। जब अर्थ से कनेक्ट करें तो अर्थ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का संग्रह होता है, इलेक्ट्रॉनों का भंडार है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, बी में जाएंगे और इधर के धनाएं कहाँ जाएंगे, अर्थ में जाएंगे। इस तरह से ये बॉडी हमारी टोटल रूप से या फुल रूप से क्या हो गई, आवेशित हो गई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसमें डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे, लिख लीजिए। देखिए अगला जो तरीका हमारा होगा थर्ड वाला, वो होगा घर्षण द्वारा रगड़ कर। तो थोड़ा लिख लीजिए, लिखिए, जब दो वस्तुओं को, पहले हेडिंग लगाइए घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा बाय फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और वस्तु आवेशित हो जाती है। ठीक, जब कभी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए एक बॉडी ये थी और दूसरी बॉडी बी थी, दो के दोनों चालक भी हो सकते हैं, कुचालक भी, कंडक्टर भी, नॉन कंडक्टर भी, उससे मतलब नहीं है। हमें इसको आवेशित करने था, हमने अगला प्रोसेस ये लगाया कि इस बॉडी को यहाँ पर लाए ए को और यहाँ पर बी को लाएं। ठीक, और इसको दोनों को घर्षण कराया। क्या किया, घर्षण। जब घर्षण कराएंगे तो मान लीजिए इधर के कुछ प्रोटॉन थे, इधर भी कुछ प्रोटॉन थे, इधर भी प्रोटॉन रहे, इधर भी रहे होंगे, इधर भी रहेंगे, दोनों तरफ परमाणु तो रहा होगा ना, बोलो। अब परमाणु से हुआ क्या कि जो, अच्छा एक हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक हो और एक इलेक्ट्रॉन संग्राहक हो। जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जो, जैसे आप लोग मान लीजिए कोर्स छोड़ने वाले हैं, थोड़ा टफ होता है, छोड़ बैठ जाते हैं, नहीं अब हम क्लास नहीं ले पाएंगे, बस हो गया, तो आप थोड़ा मनोबल डाउन है। और जिनका क्या कोर्स बनाएगा तो हमारे लोग के लिए बनाया गया है ना, तो वो पढ़ेगा आदमी। तो जैसे मान लीजिए ये वीक थे तो इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा ऋणावेशित हो गया, और ये क्या हो गया, धनावेशित हो गया। और धनावेशित करने के बाद फिर दूसरे प्रोसेस में क्या किया, इनको कहा गया भैया ऐसा करिए, आप अपने घर जाइए ऋणात्मक लेकर, और इनको कहा गया अब आप चले जाइए इज्जत से धनात्मक लेकर, और दोनों लोग क्या हो गए, आवेशित हो गए। यहाँ क्या हुआ है, घर्षण हुआ है, रगड़ा गया है, इसको खूब रगड़ा गया। जब रगड़ा गया तो इनके परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर इधर हो गए, इधर हो गए,
तो इधर क्या बन गए, धनायन बन गए, और इस तरह से ये क्या हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ही क्यों मूव कर गए, धनायन क्यों नहीं मूव किए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक रहा होगा इसीलिए इलेक्ट्रॉन मूव किया होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है इसीलिए क्या होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर। चलिए अगला वीडियो हमारा कल का होगा। ठीक है, अगले क्लास 3 में जो हमारा अगला क्लास 4 होगा उसमें भी और इंटरेस्टेड चीज पढ़े जाएंगे। आवेश मतलब परीक्षण आवेश क्या होता है, उसके बाद कूलाम के नियम वगैरह पढ़े जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए। ओके, गुड बाय।